सोचो कि आप एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और जिस देश में आप रहते हो आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। यानी कि आपकी कम्युनिटी के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है क्योंकि आपकी संख्या उस देश में बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके बीच में और उन दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई भी हो सकती है जो कि एक सिविल वॉर का भी रूप ले सकती है। ठीक है, इन चीज़ों से बचने के लिए एक देश की सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग बेटे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक देश की सरकार को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसी की हम बात करेंगे। देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको दो मॉडल समझाए गए हैं, दो मॉडल के एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया गया है कि पावर शेयरिंग वाई इट इज सो नेसेसरी, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है ये। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है बेल्जियम का और दूसरा एग्जाम्पल हमको दिया गया है बेटे श्रीलंका का। तो इस चैप्टर में हम शुरुआत करते हैं बेटे बेल्जियम मॉडल के साथ। बेल्जियम मॉडल की हम बात करें तो बेटे सबसे पहले बेल्जियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए बेल्जियम क्या है बेटे, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है बेटे, है ना। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। यानी कि बेटे जो हमारा बेल्जियम है हरियाणा से भी छोटा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर यूरोप की कंट्री है, ये बेल्जियम है और ये हरियाणा से भी बेटे बहुत ज़्यादा छोटा है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेल्जियम के बेटे कई सारे हमारे क्या बेटे नेबरहुड कंट्रीज हैं। ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज है अगर आप देखें, इसकी जो बाउंड्रीज है बेटे वो किस किस के साथ कंट्री कनेक्ट करती है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। इन चारों कंट्रियों के साथ इसकी जो बाउंड्रीज है वो बेटे टच होती हैं। अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इसकी बेटे 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। यानी कि अगर हम बात करें हरियाणा में करीबन करीबन बेटे 2 करोड़ लोग रहते हैं। तो इतना छोटा सा ये बेटे एक देश है। ठीक है, तो ये तो होगी बेटे बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास जो कि है बेल्जियम के बारे में। अगर हम बात करें बेटे यहाँ पर एक वर्ड आता है एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होता है, एथनिक ग्रुप्स की बात करेंगे। देखिए एथनिसिटी होता है वो पीपल जो एक किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पर हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पर यानी कि कल्चर के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बेटे किसी खास ग्रुप के मेंबर हो। अगर हम यहाँ पर बेल्जियम की बात देखें तो बेल्जियम के अंदर क्या है बेटे, देखिए इसको समझने से पहले आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर इसका एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है नीदरलैंड, है ना। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है जर्मनी, यहाँ पर एक कंट्री है लग्जमबर्ग और यहाँ पर एक कंट्री है फ्रांस। ठीक है, अब एक सिंपल सी अगर मैं आपको बात बताऊं, ये आप रिलेट भी करेंगे, रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि बेटे देखिए सिंपल सी अगर बात है, अगर आप नरेला की तरफ जाएंगे ना तो नरेला बेसिकली दिल्ली का पार्ट है, लेकिन नरेला में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है बेटे, हरियाणवी बोली जाती है। क्यों, क्योंकि नरेला के अगले बॉर्डर पे ही बेटे हरियाणा पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यूपी के गोरखपुर वाले इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे बिहार पड़ जाता है, तो बिहारी भाषा यानी कि मैथिली और भोजपुरी भाषा का वहाँ पे इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है बेटे, ये जो आपका जो बेल्जियम है ना, यहाँ पर नेदरलैंड में डच लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसका जो ये वाला इलाका है सबसे ऊपर वाला नॉर्थ वाला इलाका, यहाँ पे डच लोग रहते हैं। ठीक है, फ्लेमिश रीजन इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप फ्लेमिश रीजन है और यहाँ पे डच लोग रहते हैं। ठीक है ना, दे लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट, इस पार्ट का नाम है बेटे फ्लैंडर्स। ठीक है, और जो निचला हिस्सा है यहाँ पर अगर हम देखिए फ्रांस है तो फ्रांस वाले फ्रेंच बोलते हैं, है ना। तो फ्रेंच लैंग्वेज का जो बेटे यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए वेलोनिया या वलून इसको रीजन बोला जाता है, यहाँ पर लोग फ्रेंच बोलते हैं। और इस साइड में अगर आप देखें तो बेटे जर्मनी है, तो जर्मनी के इन्फ्लुएंस के कारण बेटे यहाँ के जो लोग हैं, ये ग्रीन वाला पार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ के लोग बेटे जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो पूरा का पूरा बेल्जियम में 3 प्रकार के या 3 टाइप के हमको ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। पहला वो जो नॉर्थ में रह रहे हैं और डच बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा वो जो साउथ साइड में रह रहे हैं और बेटे फ्रेंच बोल रहे हैं, और तीसरा हमारा ईस्ट साइड के जो लोग हो गए वो जो जर्मनी बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एक कैपिटल है ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स में ज्यादातर बेटे फ्रेंच और डच दोनों लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें बेटे इसके आगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें होने वाली है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें कि लोग कितने कितने, इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो बेल्जियम हैज़ कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशंस। यहाँ पर बेटे 59% जो फ्लेमिश रीजन में जो डच लैंग्वेज नॉर्थ वाले जो लोग हैं वो आपको बेटे 59% देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, 40% बेटे आपको वलोनिया रीजन में जो फ्रेंच बोलते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और 1% बेटे आपको डच मिल जाएंगे, जर्मन मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर बेटे यहाँ पर ये सब हो जाता है उल्टा। ब्रुसेल्स के अंदर क्या होता है बेटे, यहाँ पर अगर हम देखें तो डच लैंग्वेज वाले बेटे यहाँ पर ज़्यादा है ना। ठीक है, डच लैंग्वेज वाले पूरी कंट्री के अंदर अगर हम देखें तो डच लैंग्वेज वाले बेटे ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, डच लैंग्वेज वाले ज़्यादा हैं और फ्रेंच वाले कम है। डच वाले बेटे 59% है
और जो फ्रेंच वाले हैं वो 49%। लेकिन अगर हम इसको उल्टा अगर देखें ब्रुसेल्स के अंदर, कैपिटल के अंदर, तो कैपिटल में क्या हो जाता है बेटे, फ्रेंच वाले ज़्यादा हो जाते हैं और डच वाले कम हो जाते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या खास बात है, अब इसमें क्यों पढ़ रहे हैं हम ये देखो सिंपल सी बात है बेटे, यहाँ पर ये कॉम्पोजिशन में इसलिए पढ़ी, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो डच स्पीकिंग वाले हैं, डच वाले जो हैं बेटे ये 59% लोग हैं, ठीक है। पूरी कंट्री की अगर हम बात करें, पूरी कंट्री की हम बात कर रहे हैं बेटे, ठीक है। और ये जो फ्रेंच वाले हैं ये 40% लोग हैं, ठीक है, जो 40% लोग जो फ्रेंच बोलते हैं। और यहाँ पे 1% आपके बेटे जर्मन लोग हैं जो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है बेटे, ये जो हमारा कैटेगरी है ना ये पूरा कंट्री के अंदर की है। लेकिन अगर हम इस ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। ब्रुसेल्स में क्या हो जाता है, 80% लोग यहाँ पर बेटे फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और बेटे 20% लोग यहाँ पर बेटे डच बोलते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत इसलिए है बेटे, देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आप भी घर में रहते, देखिए आप सब लोग अपने घर में रहते हैं और आपके घरों में अक्सर लड़ाई होती है क्योंकि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको शॉपिंग करने भी जाना हो, ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं मम्मी मेरे को ये दिलाओ, आपकी बहन बोलेगी मम्मी मेरे को ये दिलाओ, ठीक है, तो आप में भी क्लैश हो सकता है, ठीक है। या फिर खाना खाने भी अगर आप गए तो भाई मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये कपड़े पसंद है, मेरे को ये कपड़े पसंद है, ठीक है। तो हर किसी के बेटे क्या होता है, आइडियाज़ अलग होते हैं, थॉट्स अलग होते हैं, तो इन सब चीज़ों पर क्या लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और एक ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत तरीके के लोग रहते हों तो सबकी आइडियोलॉजी बेटे अलग होगी, ठीक है ना। तो यही यहां पर भी हुआ। अब फ्रेंच लोग, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो डच लोग हैं ना और फ्रेंच लोग हैं इनमें कुछ खास चीजें हैं। खास चीजें क्या है बेटे, कि जो माइनॉरिटी फ्रेंच लोग हैं ना पूरी कंट्री के अंदर हम देखें तो केवल 40% हमारे फ्रेंच लोग हैं। लेकिन ये फ्रेंच लोग ना बेटे बहुत ज़्यादा रिच एंड पावरफुल है, ठीक है, पावरफुल यानी कि इनके पास पावर भी है और ये पैसे वाले भी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि टेंशन बढ़ गई, लोग दोनों के बीच में लड़ाई होने लग गई, डच वाले और फ्रेंच वाले लोगों के बीच में। क्योंकि जो डच वाले लोग थे उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो बहुत ज़्यादा बाद में मिली, है ना। तो इसी वजह से 1950 से लेके 1960s के आसपास में इन दोनों के बीच में, डच एंड फ्रेंच लोगों के बीच में क्या हो गया बेटे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया कि भाई हमको भी पावर दे दो, हमको भी ये दे दो, ठीक है। अब बेल्जियम क्या करेगा, अब इसमें बेल्जियम भी तो कुछ करेगा ना, तो बेल्जियम क्या करेगा वो देखेंगे हम। देखिए डच स्पीकिंग पीपल की अगर हम बात करें, ठीक है, ये कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, मैंने आपको पहले बता दिया कंट्री में तो ज़्यादा है 59%, लेकिन माइनॉरिटी इन द कैपिटल, ठीक है, ब्रुसेल्स के अंदर केवल 20% है ना। तो अगर हम देखें इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है। अब टेंशन यानी कि ब्रुसेल्स के अंदर तो ये ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्रुसेल्स में डच लोग कम हैं, फ्रेंच लोग ज़्यादा हैं, तो ब्रुसेल्स में जो तनाव बढ़ा या जो टेंशन बढ़ी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो बेल्जियम ने कुछ खास कदम उठाए अपने, देखिए एक देश, अच्छा देश वही होता है जो अपने नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे उसके नागरिक उस देश में आसानी से रह सके या एक नागरिक गर्व महसूस करे अपनी कंट्री के ऊपर। तो कुछ एकोमोडेशंस बेल्जियम ने अप्लाई करी। उसने क्या किया, 1970 से लेकर बेटा, ठीक है, 1993 के बीच में उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदल दिया। सोच रहे हो, एक देश अपने नागरिकों के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल रहा है बार बार। 4 बार उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए। क्यों किए, ताकि उसके जो लोग हैं ना बेटे, इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, ताकि लोग बड़े प्यार से एक ही कंट्री के अंदर बेटे आराम से रह पाएं। सोच रहे हो कितना सोचा बेल्जियम ने, अपने पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उसने 4 बार बदला, केवल इसलिए ताकि जो लोग हैं, जो उसके नागरिक हैं, वो आसानी से उस कंट्री के अंदर बेटे रह पाए। दिस शोज द स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन एंड द डिजायर टू लिव टुगेदर इन द यूनिटी और हार्मनी के साथ बेटे ये सारे लोग आपस में रह पाए, ठीक है। ये बेल्जियम ने कदम उठाए। अब इन 4 चीज़ों में या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है उसमें बेल्जियम ने क्या किया, तो बेल्जियम मॉडल की जब हम बात करेंगे बेटे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता भी है कि बेल्जियम मॉडल समझाए कि बेल्जियम इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ अपनी कंट्री को बचाने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि बेटे बेल्जियम में लड़ाई किस बात की है, बेल्जियम में लड़ाई इस बात की है कि भाई फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो कम हैं और डच वाले ज़्यादा हैं, लेकिन डच वालों को फैसिलिटीज़ नहीं मिली, ठीक है। तो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने इस लड़ाई से सुलझने के लिए, लड़ाई को सुलझाने के लिए क्या किया, सबसे पहले जो कदम उठाया वो बोला कि भाई देखो लड़ाई क्यों कर रहे हो, सब नागरिक इक्वल हैं, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर के अंदर भी और बेटे कैपिटल के अंदर भी, ठीक है, सेंटर हो चाहे कैपिटल हो, वहां पर जितने रिप्रेजेंटेशन आपके डच कम्युनिटी के होंगे उतने ही रिप्रेजेंटेशन बेटे आपके फ्रेंच कम्युनिटी के भी होंगे। यानी कि द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो थे बेटे इक्वल कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में।
सेंट्रल गवर्नमेंट में किए ही किए, स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट कह रहा हूँ कैपिटल के अंदर भी उन्होंने ऐसा ही सेम किया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करी, उन्होंने बोला अगर कोई भी आप स्पेशल लॉ लेके आते हो ना, कोई भी अगर आप चाहो कि भाई स्पेशल लॉ लाना है हमको, तो कानून पास करवाना है, अब वो कानून तभी पास होगा जब बेटे ये दोनों के दोनों, चाहे आपके डच वाले हों या फ्रेंच वाले हों, ये दोनों उस पर सहमत होने चाहिए। ठीक है, तभी कोई भी जो होगा आपका लॉ पास हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा मॉडल है बेटे वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या किया, अपनी जो पावर्स थी सेंटर से हटाकर क्या कर दी बेटे, शिफ्ट कर दी स्टेट को, यानी कि सेंटर से थोड़ी पावर छीन कर स्टेट्स को दे दी, ताकि हर स्टेट अपने रीजन को आसानी से चला पाए। ठीक है, अब ये जो नॉट सबऑर्डिनेट ये देख रहे हो ना आप, इसका मतलब ये है कि जो स्टेट होगा वो उसके अंडर में काम नहीं करेगा, सेंटर के अंडर में काम नहीं करेगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है कि जो हमारा स्टेट होता है वो सेंटर के अंडर में काम करता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया बेल्जियम के अंदर कि जो स्टेट होगा वो सेंटर के अंडर काम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रखा बेटे, इन्होंने ब्रुसेल्स के अंदर अलग गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, इसके अंदर भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। भले ही यहां पर जो डच लोग थे 20% थे, या जो फ्रेंच लोग थे वो 80% थे, लेकिन इन्होंने लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए इन्होंने क्या किया बेटे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो पहला पॉइंट था सेम वही पॉइंट यहां पर भी डाला कि भाई हम अपने देश के अंदर क्या करेंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे जिससे लड़ाई झगड़ा ना के बराबर हो जाए। तो ब्रुसेल्स के अंदर भी क्या किया बेटे ने, इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब फ्रेंच वाले जो लोग हैं बेटे, ठीक है, अब यहां पर 80% जो फ्रेंच थे वो तो ज्यादा थे, वो तो मना कर सकते थे कि भाई हम तो नहीं दे रहे, हम तो मना कर रहे हैं, हम तो नहीं दे रहेंगे भाई, हम नहीं देंगे उनको, डच वालों को हम क्यों दें, है ना, डच वालों की हम सहायता क्यों करें। लेकिन उन्होंने भी अपने नागरिक होने का फर्ज अदा किया। उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी सोचा कि जब सेंटर के अंदर इन्होंने क्या किया है बेटे, हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन की मांग डच वालों ने मान ली थी, तो इसलिए ब्रुसेल्स के अंदर बेटे 80% की जो मांग जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने भी बेटे डच लोगों की मांगे को बेटे स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ भाई चलो ठीक है, इनको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या किया बेटे, ब्रुसेल्स ने एक चीज बहुत अच्छी करी, उसने क्या किया, लड़ाई झगड़ा किस बात पे था, लड़ाई झगड़ा था बेटे दो लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, फ्रेंच वालों की डच लैंग्वेज वालों की लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, अपनी अपनी सरकार बनाओ और अपना मजे लो। ठीक है, कल्चर लेकिन ये जो सरकार है ये तीन ही चीज़ों पर गौर कर सकती थी, एक कल्चर से जुड़े फैसले ले सकती थी, एक एजुकेशन से जुड़े फैसले ले सकती थी, और एक लैंग्वेज से जुड़े फैसले ले सकती थी। तो इस प्रकार से बेटे ये चार चीज़ें बेल्जियम ने ऐसी पावरफुल कर दी जिससे कि बेटे बेल्जियम की जो जनता है वो खुश हो गई। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया स्टेट में भी, ठीक है, यानी कि कैपिटल के अंदर भी दे दिया और बेटे सेंटर के अंदर भी दे दिया, तो दोनों खुश। ठीक है, दोनों को लग रहा भाई हाँ हमारी तो बराबरी सोच रही है, हमारी सरकार अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा सेंटर की पावर छीन ली। ठीक है, क्योंकि सेंटर की पावर इसलिए छीन ली ताकि जो स्टेट है वो आसानी से काम कर पाए। ठीक है, हर जगह के लोग, चाहे वो फ्रेंच वाले हों चाहे वो डच वाले हों, अपनी सरकार को आसानी से चला पाएं। ठीक है, और जिस बात की लड़ाई थी लैंग्वेज बैरियर की, तो उसको भी मिटाने के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। ठीक है, तो ये चीज़ें बेल्जियम ने करी। अब इसका कुछ फायदा भी हुआ उसको, है ना। इसका क्या फायदा हुआ कि भाई सिविल टैरिफ जो हो रहा था, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा था ना बेटे दोनों कम्युनिटी के बीच में, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, वो बंद हो गया और इसकी जगह पर पीस, यूनिटी एंड हार्मनी क्रिएट हो गई। ठीक है, यानी कि लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, अवॉइड हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखें ब्रुसेल्स को इसी बात के चक्कर में, जो ब्रुसेल्स है उसका जो हमारी कैपिटल है बेल्जियम की, उसको यूरोपियन यूनियन ने बेटे हेडक्वार्टर बनाया अपना। ठीक है, हेडक्वार्टर चूज किया है उसको, ब्रुसेल्स को। ठीक है, और लीडर्स ने क्या सोचा, लीडर्स की रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि भाई एक देश जो यूनिटी है ना, एक देश के अंदर जो यूनिटी है वो तभी आ पाएगी जब हम लोगों की फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को बेटे रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट से ही क्या कर सकते हैं, लोगों को साथ में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखते हैं बेटे कि पावर शेयरिंग से बेटे यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, जैसा कि हमने इंडिया के अंदर भी हम दिखते हैं कि हमारे यहाँ पर तो बेल्जियम में तो बेटे केवल दो ही ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो इतने सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, इतने सारे धर्म के लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, फिर भी सारे के सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, ये तो था बेटे हमारा बेल्जियम ने क्या किया। ठीक है, एक बार अगर दोबारा देखें तो आपको ये बेल्जियम के जो मॉडल में 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंटर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर देखिए बेटे, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है ये। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने
मंत्री होंगे डच के, उतने ही मंत्री होंगे बेटे फ्रेंच के भी। सेम कर दिया, बराबर कर दिया, दोनों को भेदभाव नहीं करा किसी के साथ। ठीक है। दूसरा, सेंटर की पावर छीनी और बेटे स्टेट्स को दे दी, सेंटर की पावर छीनी और स्टेट्स को दे दी। ठीक है, पावर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है। तीसरा, ब्रुसेल्स के अंदर नई गवर्नमेंट बनाई और उसके अंदर भी बेटे सेम इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला सौदा अपना लिया कि भाई दोनों को बराबर रिप्रेजेंटेशन देंगे हम, यहां पर भी कुछ फेरबदल नहीं करेंगे, चाहे 80% हो चाहे 20% हो, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही हम देंगे। ठीक है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने बना ली बेटे कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि अपने डच वाले अलग कम्युनिटी बना लो, ठीक है, गवर्नमेंट बना लो, फ्रेंच वाले अलग, जर्मन वाले अलग, और जो कल्चर से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े, लैंग्वेज से जुड़े फैसले हैं वो आप अपने में ले सकते हो। ठीक है। ये इनकी पावर दे दी, किसकी पावर दे दी बेटे? कम्युनिटी गवर्नमेंट की पावर दे दी। ठीक है। तो इस प्रकार से बेल्जियम मॉडल को कुछ फायदा भी हुआ कि भाई लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। ठीक है। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर बनाया गया यूरोपियन यूनियन का, और लीडर्स को ये पता लग गया कि भाई अगर हमें यूनिटी चाहिए तो वी हैव टू रिस्पेक्ट द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। ठीक है। तो अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका ने बेटे कुछ तो गलतियां करी, श्रीलंका नहीं संभाल पाया इस चीजों को। श्रीलंका ने ऐसा क्या किया, सबसे पहले श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। श्रीलंका देखिए बेटे, तमिलनाडु के जस्ट नीचे अगर हम देखें तो यहां पर श्रीलंका पड़ता है बेटे। एन आइलैंड नेशन है ये पूरा का पूरा, फ्यू किलोमीटर ऑफ द तमिलनाडु पड़ता है, कोस्ट से दूर पड़ता है थोड़ा सा ये। ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है बेटे अराउंड 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन के आसपास ही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो श्रीलंका की एथनिसिटी की अगर हम बात करें तो श्रीलंका के अंदर 3 कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, 3 कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। पहले 74% यहाँ पर बेटे सिंगला स्पीकर्स हैं, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, सिंगला स्पीकर्स हैं, ये बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध धर्म को ये ज्यादा मानते हैं। ठीक है। दूसरा, सबसे कम देखें अगर हम उससे 74 से कम देखें तो 18% यहां पर तमिल स्पीकर्स हैं। ये जो तमिल्स हैं बेटे ये हिंदू भी हैं और ये बेटे मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है। और सबसे कम यहां पर देखेंगे बेटे हम 7% क्रिश्चियंस लोग हैं, जो कि आपके सिंगला भी बोलते हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, और तमिल भी बोल लेते हैं वो लोग। ठीक है। तो जो मेजर लड़ाई अगर हम देखने को मिले वो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सिंगला स्पीकर्स में और तमिल स्पीकर्स में। अब ये जो तमिल लोग हैं ना, ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं बेटे। ठीक है। एक जो वहीं के तमिल है, श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% आते हैं। ठीक है। जो कि श्रीलंका के नेटिव तमिल हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल्स भी बोला जाता है। ठीक है। और एक वो तमिल है जो इंडिया से, देखिए क्या होता है बेटे, जो हमारा श्रीलंका है ना बेटे, श्रीलंका को 1948 के आसपास में क्या हुआ था बेटे, आज़ादी मिली। ठीक है। अब इस आज़ादी से पहले हम सबको पता है कि जब सारे के सारे जो देश थे वो अधिकतर देश बेटे किसके, ब्रिटिशों के गुलाम थे। तो ब्रिटिश क्या करवाते थे बेटे, प्लांटेशन के लिए ना बगानों में ना जबरदस्ती मजदूरों को ले लेके जाते थे और उनसे काम करवाते थे। तो ऐसे ही क्या किया गया बेटे, जो इंडिया के मजदूर थे, तमिलनाडु पास में पड़ता है, तो तमिलनाडु से ज्यादा लोगों को उठाया गया, श्रीलंका में ले जाया गया खेती करवाने के लिए, और ये लोग वहीं बस गए। तो इनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स। ठीक है ना। तो ये इंडियन तमिल्स है। द रेस्ट हुज फोरफादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर, जो मैंने आपको बताया कि भाई प्लांटेशन वर्कर बन के आई है। ठीक है। कॉलोनियल पीरियड में, यानी कि जब ब्रिटिशों के अधीन थे हम, और इन्हीं को बोला गया बेटे इंडियन तमिल्स। ठीक है। अब इन्होंने क्या सोचा, देखिए एक सिंपल से अगर हम देखें भाई 74% है ये लोग, है ना। अगर यहाँ पे वोटिंग करवाई जाए, मान लीजिए फेक वोटिंग में करवा दूं, ठीक है, और बोल दूं कि भाई, मैं बोल दूं अपने, देखो मान लो श्रीलंका वालों ने बोला कि भाई अगर हम जीते तो हम जितने भी सिंगला स्पीकर्स है ना उनको सरकारी नौकरियां दे देंगे, उनको ये दे देंगे, तो सारे के सारे वोट देंगे नहीं देंगे? सिंपल सी बात है, वो तो जीतेंगे, क्योंकि 74% है। 50% वोट भी अगर हम देखें, 74 में से 50% या 51% भी पड़ गए तो वो तो जीत जाएंगे ना। तो यहां पर ऐसा ही कुछ हुआ, यहां पर बेटे मेजोरिटिज्म हुआ। ठीक है। यानी कि मेजोरिटी ने फायदा उठाया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, जब हमने देखा कि 1948 में इसको आज़ादी मिल गई। ठीक है। आज़ादी के बाद सिंगला सुपरमेसी कायम कर दी इन्होंने, है ना। इन्होंने क्या किया बेटे, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंगला सुपरमेसी। इन्होंने फायदा उठाया अपनी मेजॉरिटी में होने का। ठीक है। इन्होंने वोट करवाई। अब वोट में सिंपल सी बात है, ये लोग जीतेंगे, तो जीतने के बाद इन्होंने सिंगला सुपरमेसी कायम कर दी। ठीक है। अब इसका घाटा भी होगा बेटे, एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को फायदा दे रहे हो ना और दूसरे को नकारते जा रहे हो, देखो आप अगर मान लो आपके घर के अंदर भी अगर आप रह रहे हो, आपके पापा, आपके 2 भाई बहनों, अगर आप तो आपके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते, तो आपको कभी ना कभी तो आप आवाज उठाओगे ना। कब तक आप दब के रहोगे, या कब तक आपके ऊपर अत्याचार होंगे, तो आप सहोगे। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा आपके श्रीलंका के अंदर। ठीक है। इन्होंने क्या किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस द श्रीलंका गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। ठीक है। इन्होंने क्या किया, सिंगल सुपरमेसी कायम कर दी। ठीक है। इन्होंने आते के साथ ही
जैसे ही जीते, जैसे ही सरकार बनी, कुछ ना कुछ फैसले लेके आए। क्या फैसले लाए कि भाई सिंगला को ना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज, पूरे देश की लैंग्वेज बना दिया भाई। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तमिल वालों को। ठीक है, तो सिंगला ओनली एक्ट पास कर दिया गया है ना। सिंगला वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज इग्नोरिंग तमिल लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला ये किया गया। दूसरा, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज में अब क्या बोला कि भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी या जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स होंगी ना, उनके अंदर जो जॉब मिलेगी ना, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी बेटे, सिंगला स्पीकर्स की होगी। यानी कि जो सिंगला लोग हैं उनको पहले जॉब दी जाएगी, उनका पहले एडमिशन होगा। मान लीजिए अगर आप तमिल लोग हैं, ठीक है, अगर आप तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो श्रीलंका के अंदर उस टाइम पीरियड में, और आपके 90% नंबर आए थे, ठीक है, लेकिन सिंगला वाले कम्युनिटी की वाले के बच्चे के केवल 57 आए थे। ठीक है, तो इसको तो जॉब मिल जाएगी, इसका तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इस बेचारे का एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटे, सिंपल सी बात है, लड़ाई झगड़ा तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यही सब इन्होंने किया कि भाई चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हो, ठीक है, फेवर किया इन्होंने किसको बेटे, सिंगला कम्युनिटी को। दीज पॉलिसीज इंश्योर ग्रेटर बेनिफिट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिंगला कम्युनिटी। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और कर दी कि भाई बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन दे दी सरकार ने खुद से, प्रोफेशनल मतलब जो बुद्धिस्ट लोग थे, क्योंकि सिंगला कम्युनिटी बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, तो केवल बुद्धिज्म को स्पेशल पोजीशन दे दी कि भाई पूरे देश में सबसे ऊपर यही है ना। प्रोटेक्ट करने लग गए और प्रमोट भी करने लग गए। ठीक है, जिससे कि क्या हुआ, सिंगला मेजोरिटी पूरी तरीके से कायम हो गई। ठीक है, अगर हम देखें इन शॉर्ट में, दीज मेजोरिटेरियन मेजर्स वर डिजाइन टू एस्टैब्लिश सिंगला डोमिनेंस। ठीक है, ताकि सिंगला लोग जो हैं वो डोमिनेंस कर सकें लोगों को, जो छोटी कम्युनिटीज हैं। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो लैंग्वेज, चाहे वो एजुकेशन, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट, चाहे रीजन हो, रिलीजन हो, धर्म हो। ठीक है, हर चीज में जो पावर्स दे दी वो सारी पावर्स किसके हाथ में चली गई बेटे, सिंगला डोमिनेंस के, सिंगला कम्युनिटी के हाथ में चली गई। चाहे वो तमिल हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, इन बिचारों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, जब इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा तो इन्होंने भी आवाज उठानी शुरू करी। इसकी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए बेटे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेज की, अगर हम देखें बेटे कॉन्सिक्वेंसेज में अगर क्या होता है, देखिए, दीज मेजिटोरियन मेजर्स लेड टू एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। अब जो श्रीलंकन तमिल्स है ना, वो अपने आप को अलग मानने लग गए भाई। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको लगने लग गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा है। ठीक है, दे फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। उनको लगने लगा कि भाई उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जॉब्स के अंदर भी, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो गए, चाहे वो कुछ भी हो गया, उन सब के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा उनको लगने लग गया। देयर इंटरेस्ट वर इग्नोर्ड इन पॉलिटिकल डिसीजंस। ठीक है, उनको ये भी लगने लगा कि भाई जो भी वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनके सभी इंटरेस्ट को ये जो सिंगला जो कम्युनिटी की जो सरकार है वो मान ही नहीं रही है। ठीक है, तब इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने कुछ डिमांड रखी, बोला कि भाई चलो अब तुम कुछ नहीं करे तो हमारे लिए कुछ तो करो। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने की थी ना बेटे, कि उन्होंने जो सिंगला कम्युनिटी ने की थी, जैसे कि सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इन्होंने भी बोला कि भाई तमिल को भी बनाओ, तमिल को भी बनाओ। ठीक है, अगर सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, तमिल को भी बनाओ, ताकि हमारी लैंग्वेज को भी आइडेंटिफाई हो सके और रिस्पेक्ट मिले। सिंपल सी इन्होंने एक बात बोली। दूसरा बोला रीजनल ऑटोनॉमी दो। ठीक है, ताकि हम अपनी खुद की सरकार चला सकें, यानी कि थोड़ी सी छूट दे दो हमको, थोड़ा सा सरकार में हमको भी अपनी सरकार बनाने का मौका दे दो, थोड़ी छूट दे दो। अलग से देश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी छूट मांगी उन्होंने। ठीक है, ताकि तमिल मेजोरिटी एरियाज में हमारी खुद की सरकार बन सके, उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, क्योंकि देखो एजुकेशन में, जॉब्स में ये लोग प्रेफर कर रहे थे बेटे किसको, ये प्रेफर कर रहे थे सिंगला कम्युनिटी को। तो इन्होंने बोला कि भाई हमको भी जॉब चाहिए, हमको भी जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो। ठीक है, देयर डिमांड्स वर ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट। स्टार्टिंग में केवल इतना ही था, स्टार्टिंग में ये जो लड़ाई बढ़ी नहीं, इन्होंने बस इतनी बात करी कि भाई इक्वालिटी दे दो, हमारे साथ भी जस्टिस कर दो और हमारे को भी रिस्पेक्ट दो। लेकिन बेटे श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो लड़ाई होती ही नहीं, लेकिन श्रीलंका ने बोला ना 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 भाई, हम तो मेजोरिटी में, हम तो जीत चुके हैं, हम तो हर बार जीतेंगे, और वो जीतते भी। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, लड़ाई बढ़ी, और लड़ाई के अंदर क्या हुआ बेटे, 1980s के अंदर ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि श्रीलंकन तमिल्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, और उन्होंने आवाज़ उठाई और अपनी खुद की एक सरकार बना ली, जिसको बोलते हैं तमिल इलम।
ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ बेटे, सिविल वॉर शुरू हो गया। ठीक है, जब इन्होंने बहुत मांगे रखी कि भाई हमारी ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, ये मांग पूरी करो, कोई भी मांग पूरी नहीं हुई तो सिविल वॉर यहां पर छिड़ गया। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक देश के अंदर दो कम्युनिटीज या दो जो बड़े बड़े स्टेट हों या जो भी हों वो लड़ने लग जाए आपस में हथियारों के साथ में, उसको सिविल वॉर करार कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक देश के लिए बेटे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो किलिंग ऑफ कम्युनिटीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि कम्युनिटीज के लोग एक दूसरे को मारने लग गए, प्रॉपर्टीज को जलाया जाने लग गया। ठीक है, कई लाखों लोगों के बेटे रिफ्यूजी बन गए, घर छिन गए, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल लाइफ पूरी की पूरी बेटे सेटबैक हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया। और 2009 के अंदर जाकर बेटे ये क्या हुआ है, हमारा सिविल वॉर श्रीलंका के अंदर खत्म हुआ। ठीक है, इसके अंदर राजीव गांधी जी भी गए थे, राजीव गांधी जी की मृत्यु भी इसी सिविल वॉर की वजह से हुई थी। ठीक है, उन्होंने भी अपनी शांति सेना भेजी थी। ठीक है, तो वो अब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, उसके अंदर हम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ तमिल्स किया गया। ठीक है, इन्होंने भी एलिनेशन होने लग गया बेटा, कि इनको अपने को अलग समझने लग गए लोग। ठीक है, और डिमांड करी राइट्स के बारे में। ठीक है, और फिर बाद में जब डिमांड नहीं मानी तो इन्होंने अपना अलग से देश बनाने की मांग करने लग गए। ठीक है, तमिल इलम सरकार बनाई इन्होंने 1980s में, और फिर सिविल वॉर छिड़ गया और वो वॉर 2009 तक चला। सोलो इतने सालों तक बेटे ये सिविल वॉर चला आपका। ठीक है, अगर हम देखें आगे, हम देखें दोनों कंट्रीज में क्या क्या हुआ बेटे। बेल्जियम ने अपने यहाँ की जो लड़ाई थी सुलझा ली बड़े प्यार से, लेकिन श्रीलंका भी अगर ऐसा ही कुछ करता तो श्रीलंका में भी लड़ाई नहीं होती और श्रीलंका भी अपने आसपास की जगह को बेटे संभाल पाता। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमें यह समझा कि बेटे पावर शेयरिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ज़रूरी है, क्या इच्छा है इसकी, क्या ज़रूरत है इसकी। तो इसमें आपको बेटे दो रीजंस देखने को मिलते हैं, एक है प्रूडेंशियल रीज़न, ठीक है, और एक है मॉरल रीज़न। अगर हम प्रूडेंशियल रीज़न की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है बेटे, बेटर आउटकम देखने के लिए। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम, यानी कि पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम मिलेंगे, सरकार आसानी से चल पाएगी। क्या क्या फ़ायदा होगा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, यानी कि दोनों सोशल ग्रुप्स हों, चाहे किसी भी आधार पर, चाहे लैंग्वेज के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में बेटे कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्डर जो स्टेबिलिटी बनी रहेगी उसके अंदर, यानी कि सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए देखिए श्रीलंका की अगर मैं बात करूं, वहां पे इतनी लड़ाई हुई तो क्या वहां पे सरकार काम कर पाई होगी, नहीं कर पाई होगी। ठीक है, सरकार कोई फैसले ले पाई होगी, नहीं ले पाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को बेटे एकदम ख़त्म करने के लिए और स्टेबिलिटी कायम करने के लिए अपनी सरकार के अंदर हमको क्या बेटे ज़रूरी होती है, पावर शेयरिंग करना। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं पावर शेयरिंग से बेटर आउटकम निकलता है सभी के लिए। ठीक है, मॉरल रीज़न क्या कहता है, ठीक है, emphasizes the very act of powerful sharing valuable, ये बोलता है कि भाई जो पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। क्यों, क्योंकि कई लोग तो इसको पावर शेयरिंग को बेटे स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, यानी कि लोकतंत्र की आत्मा बोल देते हैं कि भाई लोकतंत्र की आत्मा ही पावर शेयरिंग है। क्यों है बेटे, क्योंकि पीपल हैव अ राइट टू कंसल्ट ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, यानी कि लोगों को पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको किस प्रकार से चलाया जाए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही सरकार बनाई जाती है। तो लोग जैसा चाहे वैसे ही सरकार को चला सकते हैं, और लोग ये बोलें कि भाई हमको ऐसे चलाओ तो उनको ऐसे ही चलाया जाना चाहिए। यही एक लोकतंत्र की आधार होती है, नींव होती है। तो अगर हम पावर शेयरिंग कर देंगे तो लोगों के मन में बेटे क्या होगा, अपनी देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास होगा। ठीक है, तो यानी कि बेटे राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। ठीक है, लोगों के अंदर विश्वास हो जाएगा कि भाई उनको उन्हीं के आधार पर चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशंस एंड एक्वायर्ड और स्टेक इन द सिस्टम, यानी कि ऐसी सरकार वही लेजिटिमेट सरकार, वैध सरकार वही होती है जिसमें सभी नागरिक बेटे पार्टिसिपेट करके अपनी एक पोजीशन को कायम करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इन शॉर्ट में, पावर शेयरिंग लीड्स टू बेटर रिजल्ट एंड पीस। ठीक है, ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन के अंदर कि भाई बेटर रिजल्ट हो जाएगा और पीस कायम हो जाएगी। ठीक है, और मॉरल रीजन के अंदर बेटे राइट एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की जो हमारे इस चैप्टर का है, जिसको बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस प्रकार से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पावर शेयरिंग को कर सकते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है बेटे, देखिए पावर कैन बी शेयर्ड इन द डिफरेंट वेज, हम पावर को अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कायम रहे, यूनिटी कायम रहे और जस्टिस हो कंट्री के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे 3 तरीकों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को बांट सकते हैं, पावर शेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है बेटे वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, ये सभी पावर्स एक सीधी लाइन में आ जाती हैं बेटे। एक सीधी लाइन में अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। हम सबको पता है लेजिस्लेचर क्या करती है बेटे, लेजिस्लेटिव कानून को बनाती है, ठीक है, इट मेक्स लॉ, है ना। और इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इट इम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, इम्प्लीमेंट लॉ, और ये जस्टिस करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं बेटे, ये तीनों की तीनों क्या है बेटे, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एरो बने हुए हैं ना, एक एरो इस तरफ भी मूव कर रहा है, इस तरफ भी मूव कर रहा है, यानी कि तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल रखती हैं। अगर इन दोनों ने मिलकर कोई फैसला लिया है ना, और वो फैसला बेटे लोगों के खिलाफ है, गलत है, तो ये रोक देगी उस फैसले को, अकेले जुडिशरी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो जुडिशरी के जो जज होते हैं बड़े बड़े, उनको ये अपॉइंट करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों क्या करती हैं, एक दूसरे के कामों पर रोक टोक करके रखती हैं। पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इससे क्या होता है, ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। नजर रखने से क्या होता है बेटे, चेक करते रहते हैं और बैलेंस बना रहता है पावर के अंदर। दिस इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इससे बेटे कोई भी ऑर्गन, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, एक्सेस पावर का इस्तेमाल बेटे नहीं कर सकता है। और ईच ऑर्गन्स चेक अदर, यानी कि हर एक ऑर्गन जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों के कामों को एक एक करके चेक करते रहेंगे, जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हो जाएगा और पावर बेटे किसी के पास भी ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा पावर शेयरिंग का मोड है बेटे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके जैसे कि हमारा इंडिया के अंदर हमको देखने को मिल जाएगा बेटे, है ना। सबसे पहले ऊपर होती है बेटे, हमारा सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे बेटे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे बेटे गांव के अंदर जाएं तो हम पंचायतें होती हैं, ठीक है, और शहरों के अंदर एमसीडी होती है। तो ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, है ना। तो पावर जो है ऊपर वाले के पास सबसे ज्यादा होती है, फिर नीचे वाले के पास उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके पावर जो है बेटे आपकी चलती रहती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल पावर। इसमें क्या था, इसमें क्या था बेटे, सब तीनों सेम लेवल पर हैं, ये तीनों क्या है बेटे, सेम लेवल पर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल पावर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, सेम लेवल नहीं है, जो जितना ऊपर है उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर है, ठीक है। तो ये हो गया बेटे हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। जो सबसे ऊपर हो गया जनरल गवर्नमेंट, जिसको हम एंटायर कंट्री के लिए बोलते हैं, जिसका नाम है बेटे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोविजनल या रीजनल गवर्नमेंट आ जाएगी, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। अगर एग्जांपल में देखें, जनरल गवर्नमेंट होती है एंटायर कंट्री के लिए, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट उसके नीचे काम करती है, ठीक है। दूसरा आता है बेटे, तीसरा जो पावर है, पावर शेयरिंग का मोड है, उसको बोल दिया बेटे पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स के बीच में बांट दो, ठीक है। पावर में भी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसा कि हमने बेल्जियम के अंदर अभी अभी देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट के रूप में हमने देखा पावर शेयर्ड अमंग द रिलीजियस, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के आधार पर, है ना, रिलीजन यानी कि धर्म के आधार पर, या किसी भी अदर सोशल ग्रुप्स के आधार पर हम पावर्स को बांट सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट के नाम से जानने लग गए हैं अब, ठीक है। जो कि बेल्जियम के अंदर हमने देखा सबसे अच्छा एग्जांपल, जो कि बेल्जियम ने पावर के रूप में, पावर शेयरिंग के रूप में कर रखा है। तो 3 प्रकार हमने अभी पढ़ ली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो पढ़ा बेटे वो था हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम लेवल पर पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। दूसरा है वर्टिकल, जिसके अंदर बेटे ऊपर से नीचे के आधार पर करेंगे, जो जितना ऊपर होगा उसके बाद ज़्यादा पावर होगी। और तीसरा आपका बेटे आ जाएगा हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। चाहे वो कोई भी सोशल ग्रुप हो, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो पावर्स है उनको बांट सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट पावर शेयरिंग कैन बी डन हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड सोशल ग्रुप्स के आधार पर हम बांट सकते हैं। लेकिन यहीं पर पावर शेयरिंग खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि पावर शेयरिंग के कुछ मोड्स और भी हैं, जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पावर शेयरिंग में काम आते हैं। सबसे पहला जो है बेटे पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में, प्रेशर ग्रुप्स के रूप में, मूवमेंट्स के रूप में। अब पॉलिटिकल पार्टीज तो बनती हैं बेटे, देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज
हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी विचारधारा होती है, और वो उसी विचारधारा पे क्या करती है बेटे, लोगों के लिए बातें रखती है और जीतती भी है, ठीक है। और सोशल ग्रुप्स भी होते हैं ये, ठीक है। तो अगर किसी भी गवर्नमेंट की सरकार मेजोरिटी में नहीं आती है, जीत नहीं पाती है, वोटों में कुछ खास नहीं कर पाती है, तो 2 गवर्नमेंट या 3 गवर्नमेंट मिलकर भी कोalition गवर्नमेंट का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि बना सकती है। गठबंधन की सरकार जिसको हम बोलते हैं बेटे, गठबंधन करके भी क्या कर सकते हैं ये लोग, सरकार को बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सा हमारा तरीका हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी हमारा पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो पावर शेयरिंग है वो काम आ जाएगा। लेकिन अगला जो है बेटे वो है पावर प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर यानी कि दबाव बनाना, सॉरी प्रेशर क्या है बेटे, प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव बनाना। अब दबाव बनाएंगे हम सरकार के ऊपर कि भाई हमारी ये मांग पूरी कर दो, हमारी वो मांग पूरी कर दो, ठीक है। यानी कि प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंस करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कि भाई ये पॉलिसी लेके आओ जिससे कि इस लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है। ये डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर रहे, लेकिन बेटे पावर को कहीं ना कहीं हिला जरूर रही हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन पीपल विद कॉमन ऑक्यूपेशन, चाहे एक ही प्रकार के लोग जो एक ही जैसा काम करते हो, चाहे उनके एक जैसे इंटरेस्ट हो, चाहे वो एक ही जगह के एस्पिरेशंस के हों, या फिर उनकी विचारधारा एक हो, ओपिनियन एक हो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं कि भाई हमारी ये मांगे पूरी करो, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में बाम सेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी है, एम्प्लॉयज एंड फेडरेशन, ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। ये बात करते हैं कि भाई जितने बैकवर्ड लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिलाने की बात करते हैं, नौकरियों में, इन सब चीज़ों में वो सब बात करते हैं लोग, ठीक है। अगला जो आता है बेटे वो आता है मूवमेंट ग्रुप, ठीक है। मूवमेंट ग्रुप क्या होते हैं, ये भी प्रेशर ग्रुप्स की तरह ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ग्रुप दैट एम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, इनका कोई खास गोल होता है, ठीक है। सरकार से अपनी बात मंगवाते हैं ये लोग, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है बेटे, इनके वाइड गोल होते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। चाहे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, चाहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो चिपको मूवमेंट हुआ था, कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ था ये, ठीक है। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए सारे लोग पेड़ों से चिपक गए थे। इसके अलावा अन्ना हजारे ने जो एंटी करप्शन के जो बेटे भ्रष्टाचार के खिलाफ में आंदोलन किया था वो हो गया, या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बेटे, ये भी सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली बेटे इन्फ्लुएंस करते हैं, और सरकार को इतना भी कर देते हैं कि भाई सरकार को अपना फैसला बदलना ही पड़ता है। जैसे कि चिपको मूवमेंट में हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन में हुआ, ठीक है। सरकार कहीं ना कहीं अपना फैसला बदल देती है, ठीक है। पावर शेयरिंग इज नॉट ओनली अमंग गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमने 3 ऊपर पढ़े ना कि भाई पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सब तो होती ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पावर शेयरिंग की होती है, प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी होती है, और मूवमेंट ग्रुप्स के अंदर भी पॉलिटिकल जो हमारी वो है प्रेशर जो पावर शेयरिंग है बेटे वो होती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटे सॉल्यूशन दे दूंगा।